अभी हमने पार्षद सीमा नियम के दो महत्वपूर्ण वाक्य, जिसमें एक था नाम वाक्य, दूसरा था पंजीकृत कार्यालय वाक्य, और इनके अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया आप लोगों ने देखी। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लोज है पार्षद सीमा नियम के अंदर, वो है कंपनी का उद्देश्य, या आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्लोज। एक्चुअल के अंदर कंपनी किस दिशा की ओर जाएगी, कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या होगा, और अन्य जितने भी पक्षकार है, चाहे वो ऋणदाता है या ऋण पत्रधारी है, डिबेंचर होल्डर है या अन्य कोई पक्षकार है, वो कंपनी के साथ में अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करते समय वो ये देखेंगे कि कंपनी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के अंदर दो बातें हैं। एक तो वो मूल उद्देश्य जिनके आधार पर कंपनी को समावेलन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ में एक आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं, यदि कोई ऐसा कार्य है जो एक तरीके से मूल उद्देश्य की प्राप्ति के अंदर सहायक है, अनुषंगिक है, इंसिडेंटल है, एंसिलरी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस उद्देश्य को भी अधिकार सीमा के भीतर ही माना जाएगा। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यदि कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर चली जाती है तो प्रथम दृष्टया वो जो मामला है वो अल्ट्रा वायर अधिकारों के बाहर माना जाएगा, और ऐसे कृत्यों के लिए कंपनी अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। तो देर आर सो मेनी रीजन्स, देर आर सो मेनी ग्राउंड्स जो ऑब्जेक्टिव क्लोज के अंदर समावेशित किए जा रहे हैं। तो 2013 में उद्देश्यों को निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जाएगा, जिसमें स्मॉल लेटर ए के अंदर लिखा है कंपनी के वे उद्देश्य, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन किया जाना प्रस्तावित है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और दूसरा वो कार्य जो मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक माने गए हैं, सहयोगी हैं। प्रवर्तक कंपनी का उद्देश्य निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्टिव इस तरह का नहीं होना चाहिए जो किसी प्रचलित कानून की व्यवस्था के विपरीत हो, या जननीति या लोक नीति के विरुद्ध हो, या अनैतिक या अवैध हो। इन सारी बातों को छोड़ करके, और जो साहसी है, जो बहादुर है, जो प्रवर्तक है, वो अपनी इच्छा अनुसार उद्देश्य तय कर सकते हैं और उन उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी का समावेलन किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव क्लॉज जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मोस्ट ऑफ द कंसिडरेबल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव के द्वारा कंपनी का प्रयोजन क्या है, मोटिव्स क्या है, उसकी जानकारी हम इसी क्लोज के माध्यम से मिलेगी। तो कंपनी के उद्देश्य का निर्धारण, क्या क्या ये काम कर सकती है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कंपनी के उद्देश्यों के सहायक है या अनुषंगिक है। कंपनी के क्षेत्र का निर्धारण, आप देखेंगे कि कंपनी क्या क्या कार्य कर सकती है, ये ऑब्जेक्टिव क्लास से पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ में कॉमर्शियल कंपनी को छोड़ करके, वाणिज्यिक कंपनियों को छोड़ करके बाकी शेष कंपनियों के लिए एरिया भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किस किस एरिया के अंदर ये कंपनी अपने कारोबार को संचालित करेगी। तो इस तरीके से स्कोप ऑफ कंपनी भी ये सुनिश्चित होगी ऑब्जेक्टिव क्लास से।
निवेशकों को, ऋणदाताओं को, जो भी मैंने आपको पहले बता दिया, इनको सुरक्षा इस बात को लेकर के है कि जब वो ये कंपनी के साथ में जुड़ेंगे तब उनको ये इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस प्रयोजन के लिए अपन पैसे दे रहे हैं, ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं या धन निक्षेप कर रहे हैं, वो उस उद्देश्य के अनुरूप है अथवा नहीं है। यदि भिन्न उद्देश्य के लिए धनराशि का उपयोग कर लिया गया या भिन्न उद्देश्य के लिए अगर पैसे दे दिए तो कंपनी पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तो ये विशेष मामला है। इसी तरीके से आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि मान लीजिए कंपनी को इन्फिनाइट अगर अधिकार दे दें तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए कंपनी अपने कारोबार का एरिया उतना ही रख पाएगी जितना कि उसने उद्देश्य वाक्य के अंदर उल्लेख किया है। तो इसकी एक लिमिटेशन हो गई, बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट ट्रेवल। संचालकों पर नियंत्रण, अब संचालकों के पास पावर क्या क्या होंगे वो भी इसी के द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। बाह्य पक्षकारों को रचनात्मक सूचना का सिद्धांत लागू होना। देखिए दो तरह के हैं, एक तो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत और एक होता है इंडोर मैनेजमेंट, जिसका अपन आगे चल कर के आंतरिक प्रबंध, उसका अपन आगे चल कर के खुलासा करेंगे। तो ये कोई भी कंपनी जो कोई भी पक्षकार जो कंपनी के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करेगा, ये मान करके चला जाएगा कि भी इन्होंने पार्षद सीमा नियम के जितने भी क्लोज है उनका अध्ययन कर लिया है, देख लिया है और वो उसी के अनुरूप जो है वो संविदा करने जा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हित या जनहित का संरक्षण, क्योंकि किसी भी कंपनी को ऐसे प्रयोजन के लिए स्वीकृति नहीं दी जा सकती जो जननीति, लोक नीति या राष्ट्रीय हित के विपरीत काम कर रहे हो। तो ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो गया। अब उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन का जहाँ तक सवाल है, इसमें इसके सिस्टम को दो भागों के अंदर विभाजित किया है। एक है जब कंपनी पर विवरण से प्राप्त धनराशि के उपयोग करने से पूर्व उद्देश्यों में परिवर्तन करती है। अभी तक जो प्रोस्पेक्टस जारी हुआ है उस परिविवरण से जो धन प्राप्त हुआ है उसके पहले अगर उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करना चाहें तो प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। पहला पॉइंट है डाक मत पत्र से, ध्यान करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ द पोस्टल बैलेट विशेष प्रस्ताव पारित करना। इस हेतु आवेदकों को डाक द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रेषित करनी होगी। नंबर 2, प्रस्ताव के विवरण का प्रकाशन। क्या क्या बातें इसमें समावेशित करी है, इसका प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से करना होगा। और तीसरा विशेष पॉइंट है कि जो अंशधारी इस परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं उनको असहमत होने और अपनी प्रतिभूतियों को वापस निकालने का अवसर प्रदान करना, ये 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। और अन्य दशा में परिवर्तन अगर करना चाहें तब ये प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। नंबर 1, संबंधित नियामक संस्थाओं से अनुमोदन करवाना। अब रेगुलेटरी बॉडीज सेबी भी हो सकती है, आरबीआई भी हो सकती है, कोई पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन भी हो सकता है, तो उनसे एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया पहली जो शर्त है विशेष प्रस्ताव, चाहे सामान्य सभा के द्वारा हो या डाक मतपत्रों के द्वारा हो, विशेष प्रस्ताव तो आपको पारित करना ही करना है। इसके साथ साथ में आपको नियामक संस्थाओं से अनुमति प्राप्त करनी होगी। रजिस्ट्रार को प्रलेख प्रस्तुत करना। अब रजिस्ट्रार को क्या प्रलेख प्रस्तुत करना है? जो विशेष प्रस्ताव पारित हुआ है उसकी प्रति, समाचार पत्रों में प्रकाशन की प्रति जो अपने पहले ही देख चुके,
इसके अलावा असहमत अंशधारियों को प्रतिभूतियों से बाहर आने के अवसर प्रदान करने की प्रति और अंततः नियामक संस्थाओं की एनओसी, ये बातें जो अपन पहले खंड के अंदर देख चुके हैं, ये सत्यापित प्रतियां रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होगी। जब अपन ये सारी बातें रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे तो तीसरा पॉइंट आएगा, सीमा नियम में परिवर्तन का पंजीयन एवं प्रमाणन। पंजीयन के पश्चात उद्देश्य खंड में परिवर्तन का प्रमाण पत्र अगले 30 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा और वो उस परिवर्तन का अकाट्य प्रमाण माना जाएगा। ये इस तरीके से जो है वो ये प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। विशेष प्रस्ताव, इट इज एसेंशियल आइदर ऑन बिहाफ ऑफ द बैलेट पेपर और ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल असेंबली। यदि परिवहन से प्राप्त धनराशि अन्य उपयोग के पश्चात का अगर कोई परिवर्तन हो या अन्य कोई दशाओं में परिवर्तन किया जा रहा हो, तब ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। वो का वो स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित करना, वो का वो समाचार पत्रों के अंदर प्रकाशन, वो का वो जिन जिन लोगों का हित प्रभावित हो रहा है उनको वापस रिवोक करने का अवसर प्रदान करना, ये सारा जो है सिस्टम तैयार करके और फिर रजिस्ट्रार को वो सारा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। रजिस्ट्रार अगले 30 दिनों के अंदर जो है वो उन प्रपत्रों का पंजीयन, प्रमाणन और प्रलेखन करेगा। इसी के साथ में उद्देश्य वाक्य के अंदर परिवर्तन सुनिश्चित हो जाएगा। ये है आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव क्लॉज। और इससे चौथा पॉइंट है सदस्यों का दायित्व वाक्य, लाइबिलिटी क्लॉज अपन कह सकते हैं। इसमें जो सब्सक्राइबर है, जो अभिदाता है, उनका दायित्व सुनिश्चित होगा। दायित्व के संबंध में 4 बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यदि अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि इन अंशों के धारकों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अदत्त मूल्य की राशि तक सीमित होगा। अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जितनी राशि अदत्त है उससे ज़्यादा इनका दायित्व नहीं होगा। और यदि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है तो ऐसी स्थिति के अंदर इस वाक्य के अंदर ही इस बात का उल्लेख होगा कि संबंधित अभिदाताओं का सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा प्रदत्त गारंटी की राशि तक सीमित होगा, जिसका भुगतान समापन के समय उत्पन्न किया जाएगा। दायित्व उस समय उत्पन्न होगा। और तीसरा पॉइंट, यदि गारंटी के साथ साथ में अंश पूंजी वाली भी कंपनी है तो ऐसी स्थिति में उपयुक्त दोनों शर्तें पूरी होगी। गारंटी की शर्त भी पूरी होगी और अंशों के द्वारा सीमित का जो उल्लेख मैंने किया था उनके अदत्त मूल्य का दायित्व भी उत्पन्न होगा। और यदि मान लीजिए किसी कंपनी का समामेलन असीमित दायित्व के रूप में किया है तो ऐसी स्थिति में उस कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित सीमा तक माना जाएगा। इस तरीके से ये दायित्व वाक्य का क्लोज है। परिवर्तन के संबंध में एक्चुअल के अंदर कोई अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यदि दायित्व में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में उसके पंजीयन की प्रक्रिया उस रूप में मानी जाएगी जैसे कंपनी का नया समामेलन हुआ हो, क्योंकि टोटल दायित्व में भी अगर परिवर्तन होता है तो उसके पंजीयन की जो प्रक्रिया है जो है उसको इस रूप में लागू की जाएगी जैसे कि नई कंपनी का एक तरीके से समामेलन हुआ हो। दैट्स ऑल।